हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी एनवायरनमेंट की 5वीं क्लास है। 4 क्लासेज इसके पहले आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने भी नहीं देखी वो जाके उनको भी देख सकता है। ध्यान रहे, जैसे ही आप क्लास शुरू करते हो पहला आपका काम है कि इसको आप शेयर जरूर कर दिया करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, वहाँ क्लास की लिंक शेयर कर दिया करें। आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, 14 से 15 पेज की पीडीएफ है। सब कुछ जैव विविधता से संबंधित जो चीज़ें थी सब कुछ मैंने इस क्लास में डाल दी हैं। जैसे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। जैव विविधता के बारे में जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे, इसके हानि, जो जैव विविधता को हानि हो रही उसके कारण जानेंगे। इसके बाद जैव विविधता को मापने के स्तर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा बीटा गामा विविधता हर एक एग्जाम में लगभग पूछी ही जाती है, ये जानेंगे। इनमें अंतर जानेंगे, फिर जैव विविधता के प्रकार जानेंगे। इसके बाद आ जाएंगे भारत में जैव विविधता के जो आंकड़े हैं वो सारे जानेंगे। फिर आएंगे हम जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होते हैं और एक हॉप स्पॉट भी होता है, वो देखेंगे क्या होता है। इसके बाद जो आपका नीलगिरी वाला एरिया है या फिर पूरा पश्चिमी घाट ले लेते हैं, तो उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए 2 कमेटियां बनी, उनकी रिपोर्ट देखेंगे। हॉप स्पॉट जो मैंने बताया उसके बारे में जानेंगे। फिर मेगा डाइवर्ज कंट्री एक टर्म आता है, वो कैसे घोषित किया जाता है वो जानेंगे। फिर आ जाएंगे जैव विविधता से संबंधित जितने भी संस्थान हैं सारे इंपॉर्टेंट आ गए, और वो क्या क्या काम करते हैं, कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं और उनकी क्या क्या परियोजनाएं चल रही हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। 15 से 16 ऐसे संस्थान देखेंगे, कुछ संधियाँ देखेंगे। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आ जाता है वो आता है आपका IUCN की रेड डेटा बुक। उसमें ये पूछा जाता है कौन सी प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है ना। तो वो सारी चीज़ें बताएंगे। इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कौन सी प्रजाति का संरक्षण स्थल कौन सा है, कौन से नेशनल पार्क में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका संरक्षण किया जाता है, काफ़ी डिटेल में देंगे। आज की क्लास जिसने भी कर ली इतना जान लेना कि फिर यूपी PCS में भी अगर इस टॉपिक से कुछ आ रहा है तो भी आपसे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता को जानते हैं। देखो जैव विविधता क्या होती है, जो भी जीव होते हैं, सजीव होते हैं, तो उसमें क्या आ जाते हैं आपके जीव जंतु और पौधे तथा वनस्पति, पौधे वनस्पति और पेड़। जब इनकी कई सारी अलग अलग प्रजातियां होती हैं तो ये क्या करती हैं, अलग अलग खाद्य चेन बनाएंगी, खाद्य जाल बनाएंगी, अलग अलग पर्यावास बनाएंगी, बहुत जटिल बनाएंगी। यही कहलाती है जैव विविधता। जब बहुत सारी जैव विविधता जहाँ पर होती है, वो वाला जो पर्यावास होता है या पारिस्थितिक तंत्र होता है बहुत स्थिर होता है, उसके स्वास्थ्य को दर्शाता है जैव विविधता। जितनी ज़्यादा प्रजातिगत विविधता होगी उतना ही ज़्यादा वो पर्यावास या पारिस्थितिक तंत्र स्थिर होगा और उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। इस विविधता में क्या है, लाखों अलग अलग प्रजातियां, उनकी आनुवांशिक विविधता। तो जब लाखों अलग अलग प्रजातियां हैं तो क्या होगा, प्रजातिगत विविधता यहाँ आ गई, आनुवांशिक विविधता तथा उनके द्वारा निर्मित जटिल समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र, ये सब मिला के क्या बोला जाता है, जैव विविधता। जैव विविधता का महत्व क्यों है, तो सबसे पहला महत्व तो ये है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में अगर जैव विविधता बहुत समृद्ध है तो वो उसके स्वास्थ्य का वर्णन करती है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। सपोज करो कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ पर परागण के लिए क्या चाहिए, परागण तो सब लोग जानते होंगे, पुष्प होता है, पुष्प में परागण होता है, परागण में कुछ कीट यानी कि तितली वगैरह मदद करते हैं। अब तितलियों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो ये क्या करती है, परागण को तीव्र कर देती हैं। अब जब जिनका परागण होना है उन पुष्पों की या उन पौधों की संख्या अपने आप ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनकी प्रजातियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, दूसरे जीव पर। तो जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, अब सपोज करो पुष्प और पौधे तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन तितलियां नहीं है या जो भी परागण में मदद करते हैं ये नहीं है, तो क्या होगा, आगे चल के धीमे धीमे इनकी संख्या कम होती चली जाएगी। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का वर्णन करती है, उसको समर्थन करती है। तो जल चक्र को समर्थन करती है जैव विविधता, परागण को, मृदा को, उर्वरता को, भोजन को, औषधि को, बहुत सारी चीज़ों को करती है।
दूसरा होता है मानव स्वास्थ्य में सुधार। जब पेड़ पौधे होंगे, जैव विविधता होगी, हरियाली होगी, तो क्या होगा, अपने आप जो पर्यावरण होगा वो भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होगा। प्लस कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको रोकने में जैव विविधता मदद करती है, खासतौर से जो जूनोटिक बीमारियां होती हैं उनको। फिर है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख समाधान। इसमें तो किसी को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। जलवायु परिवर्तन को अगर रोकना है तो जैव विविधता समृद्ध होनी बहुत ज़रूरी है। सपोज करो कि किसी भी क्षेत्र की अगर हमें देखना है कि यहाँ पर इस क्षेत्र विशेष में जलवायु खराब है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है, तो हम वहाँ की जैव विविधता देख लेते हैं। अगर समृद्ध होगी तो मतलब अनुकूल जलवायु है। देख रहे हैं, जैसे ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जैव विविधता पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। फिर अगला है आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ। आर्थिक लाभ तो जानते हैं, कच्चे माल वगैरह की बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं। एक अल्फा करके घास होती है, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देते हैं। एक अल्फा घास होती है, प्रोटीन में बहुत रिच होती है, और ये घास आपकी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। और जो पश्चिमी देश होते हैं, जापान वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हमें सौंदर्य के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो शैवाल मिलते हैं उनका बहुत सारा उपयोग होता है दवाइयों में। और कच्चा माल वगैरह वन वगैरह से तो जानते ही हैं। तो आर्थिक लाभ होता है, सांस्कृतिक लाभ पर्यटन वगैरह, है ना, पवित्र वन, पवित्र उपवन वाली धारणा यहीं से आती है। अब जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है या हानि हो रही, इसके क्या कारण है? तो जैसा मैंने बताया कि चाहे आपका वन्य जीव, इनको जो हानियां हो रही हैं या जैव विविधता को हानि हो रही, सबके सेम रीजन है। तो सबसे पहला जो प्रमुख रीजन है वो है इनके पर्यावास का विनाश और विखंडन। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके आवास स्थल में मनुष्यों द्वारा क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। दोनों सेम चीज है। उदाहरण के लिए, पहले जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंध में होते हैं, वर्षा वन होते हैं, बहुत सघन होते हैं, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर या उससे ऊपर वर्षा होती है वहाँ पर होते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, वहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल पूरी पृथ्वी पर था, तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 14% था। अब ये घटकर कितना बचा है? 6%। एक और उदाहरण देता हूँ मैं। ब्राज़ील का नाम सुना होगा। यहाँ पर अमेजन वन है, मतलब जो दक्षिण अमेरिका है उसमें मैक्सिमम देशों में ये वन है, अमेजन जंगल। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर अंधाधुंध कटाई चल रही है इन जंगलों की। और ये जंगलों को बोला जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े हैं। पृथ्वी की जो टोटल ऑक्सीजन होती है उसका 25% इन्हीं वनों से बनती है। और इतनी ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर, ऐसी ऐसी प्रजातियां, कभी आप लोग देखना, ये आता है ना ज्योग्राफिक, कोई चैनल आता है, डिस्कवरी आता है, नेशनल ज्योग्राफिक, उस पर देखना, जब अमेजोन डाल के फिर पता चलेगा कि ऐसी ऐसी पौधों की प्रजातियां हैं, फलों की प्रजातियां हैं जिसका नाम भी नहीं सुना है, और यहाँ पर पाई जाती हैं हजारों की संख्या। अगला क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। जो प्राकृतिक संसाधन में केवल पेड़ पौधे नहीं आते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में जीव जंतु भी आते हैं। बहुत सारे जीव इसलिए गायब हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी हुई है। जो टाइगर था, हाथी दांत के लिए हाथी को मारना, ये सब ठीक है, तो अति दोहन हुआ है। फिर अगला रीजन है आक्रामक विदेशी प्रजातियां। विदेशी प्रजातियां जो आ जाती हैं वो इतनी आक्रामक होती हैं कि पूरे में छा जाती हैं। पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना, वो छा जाती हैं, बाकी प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। कुछ उदाहरण हैं, जैसे दो घास है, एक पार्थेनियम और दूसरा है लेंटाना। एक घास विक्टोरिया झील है, उसमें एक नील पर्च पाया जाता है। ये क्या करता है? मछलियों की कई सारी प्रजातियों को नष्ट कर देता है। तो ऐसी आक्रामक विदेशी प्रजातियां होती हैं जो क्या करती हैं, जैसे इंडिया में एलिफेंट घास वगैरह होती है, या हम एक आक्रामक प्रजाति ले लें तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है काफ़ी लंबा होता है, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पाया जाता है, बहुत लंबा। और इसकी जड़ें जो हैं गहराई तक, बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये आसपास का पूरा पानी, ए और जितने भी खनिज वगैरह हैं तत्व सब अवशोषित कर लेती हैं। तो आसपास जो पेड़ वगैरह होते हैं उनके उगने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो ये भी एक आक्रामक प्रजाति है। फिर मानव पशु संघर्ष, ये भी एक रीजन है। अब जैव विविधता को मापने के स्तर देख लेते हैं कि जैव विविधता को मापते हैं तो किस स्तर पर मापते हैं, क्या क्या उसकी मापने के प्रकार होते हैं। तो ये किसने मापने का जो फॉर्मूला दिया, वो दिया है RH विटेकर ने।
3 प्रकार का जैव विविधता मापने का इन्होंने एक प्रकार से परिभाषा दी है कि अल्फा टाइप की विविधता होती है, बीटा विविधता होती है और गामा विविधता होती है। अल्फा विविधता में क्या होता है, पहले एक बार समझ लो कि किसी एक पर्यावास में या छोटे सूक्ष्म क्षेत्र में जो टोटल नंबर ऑफ प्रजातियां होती हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रजाति, बहुत अच्छे से समझ लेना, जहां पर भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से अल्फा बीटा गामा विविधता से आ जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रजाति को ही बोलते हैं अल्फा विविधता। लेकिन कहाँ पर, किसी एक पर्यावास में या समुदाय में, छोटा सा पर्यावास हो या एक ही समुदाय हो वहाँ पर, ठीक। तो विशेष क्षेत्र या एक ही समुदाय के भीतर मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या, यह स्थानीय स्तर पर जैव विविधता को दर्शाता, मतलब छोटा सा क्षेत्र होता है तो स्थानीय स्तर पर ही जैव विविधता को बताता है, ठीक है। और उदाहरण के लिए छोटा तालाब हो या कोई बगीचा हो, इसमें जो टोटल अलग अलग प्रजातियां हैं, सपोज करो 5 प्रजातियां हैं टोटल, 2 जीव की हैं और 3 पौधों की हैं, तो टोटल इसकी 5 हो गई, तो अल्फा का मान कितना हो गया, 5। अब जान लेते हैं बीटा विविधता, यहाँ पर देखते हैं बीटा। बीटा विविधता में क्या होता है कि 2 पर्यावास ले लेते हैं हम, या 2 समुदाय ले लिए, समुदाय में बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, 2 पर्यावास में अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, और यहाँ बी, यहाँ ए बी यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, तो दोनों की हम तुलना करते हैं और जो अलग प्रजातियां होती हैं, यूनिक प्रजातियां होती हैं, केवल उनको गिनते हैं, तो जो कॉमन है उन्हें हटा देते हैं, तो ये कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, ये कॉमन हो गई, इन्हें हटा देंगे। अलग कौन सी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है। तो जो यूनिक प्रजातियां होती हैं उनको गिनते हैं तुलनात्मक रूप से। तो विशेष क्षेत्र या एक ही समुदाय के भीतर मौजूद प्रजातियों की कुल संख्या, ये तो अल्फा हो गई। बीटा मैंने बताया क्या होगी, यह 2 अलग अलग समुदायों या आवासों के बीच बदलावों की दर है, मतलब बदलाव क्या है इनमें, जो सेम होगा उसे नहीं गिनेंगे। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर प्रजातियों में बदलाव को मापा जाता है। अब इसकी परिभाषा से किसी को समझ में नहीं आएगा, यूपीएससी वालों का भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जो मैंने बता दिया कि कैसे मापते हैं, ठीक। तीसरा होता है गामा विविधता। गामा विविधता में फिर अब जो बचा हुआ है वो सब कुछ ले लेते हैं, तो एक विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक पूरी सिटी उठा ली है ना, पूरा नेशनल पार्क उठा लिया, ऐसे फिर इस विस्तृत क्षेत्र में टोटल प्रजातियां, इसको बोलते हैं हम क्या, गामा विविधता। तो गामा विविधता के बारे में क्या है, यह विशाल भौगोलिक क्षेत्र या पूरे परिदृश्य की कुल विविधता है, इसमें बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र शामिल हो जाते हैं। यह अल्फा, हाँ एक चीज़ और है, ये अल्फा या बीटा का योग भी अगर ऐसा ऑप्शन बने तो ये होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं जैव विविधता के प्रकार। प्रकार इसके नाम में ही छिपे। अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक क्या होता है, जेनेटिक, यानी जीन के स्तर पर अंतर हो अगर, तो जीन के स्तर पर अंतर क्या होगा, जब प्रजाति एक ही हो, प्रजाति एक हो लेकिन जीन के स्तर पर अंतर हो, तो उसे बोलते हैं अनुवांशिक विविधता, यानी कि एक ही प्रजाति के भीतर जीन के स्तर पर भिन्नता। उदाहरण जैसे गेहूं की बहुत सारी किस्में होती हैं अलग अलग, है ना, सोना, फिर ये, तो जो गेहूं की अलग अलग किस्में होती हैं वो किस्में आ जाएंगी अनुवांशिक विविधता में। दूसरा हो गया प्रजातिगत विविधता। तो अनुवांशिक में तो एक ही प्रजाति थी, लेकिन प्रजाति विविधता में इसका नाम क्या बोल रहा है कि जो अलग अलग प्रजाति होती हैं, तो किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या को क्या बोलते हैं, प्रजाति विविधता। और तीसरी जो प्रकार होता है जैव विविधता का वो होता है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, यानी अलग अलग आवासों या अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र की जो टोटल विविधता होती है उसे बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता। जैसे रेगिस्तान की अलग विविधता होगी, वर्षा वन की अलग विविधता होगी, कोरल द्वीप की अलग विविधता होगी। कोरल द्वीप जैव विविधता से बहुत समृद्ध क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखना। इसकी अगर एक प्रकार से देखें उत्पादकता होती है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है, तो मैक्सिमम कहीं की उत्पादकता 2000 ही होती है। तो एक जो वर्षा वन होते हैं, सदाबहार वन, वर्षा वन, ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं, 2000 होती है। कोरल द्वीप की भी 2000 होती है। भारत में जैव विविधता के बारे में कुछ डेटा देख लेते हैं। भारत में दुनिया की भूमि अगर बात करो तो केवल 2.4% है, जो भारत का क्षेत्रफल है
वो कुल क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो भारत में दुनिया भर की जो टोटल प्रजातियां हैं जीव प्लस पौधे मिला के, तो टोटल कितनी है, 7 से 8% तक प्रजातियां भारत में। अगर 1 by 1 करके देखें तो जीव जंतु जिसे बोला जाता है फौना, भारत में जीवों की 1,05,244 से अधिक प्रजातियां दर्ज हैं। दूसरा है वनस्पति यानी फ्लोरा, फौना फ्लोरा याद रखना, आगे भी इसका जिक्र आएगा। इसकी कितनी है, 56,177 से अधिक प्रजातियां हैं। फिर तीसरा है फूल वाले पौधे जिसे बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स, इसकी प्रजातियां भारत में बात करें तो 22,108 हैं। और समुद्री प्रजातियां इसकी 20,000 से अधिक प्रजातियां हैं। लगभग में ये सारी बात होती है, एग्जैक्ट तो ऐसा होता है कि प्रजातियां बढ़ती रहती हैं, कम होती रहती हैं। अब अगला टर्म ये फिर से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉट स्पॉट्स, कोई चीज़ हॉट है तो रेड होगी, रेड होगी मतलब खतरा है यहाँ पर। तो हॉट स्पॉट उन क्षेत्रों को घोषित किया जाता है, दो ही मापदंड हैं कि उस क्षेत्र विशेष में कम से कम 1500 स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। स्थानिक का मतलब वो उसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हो, जैसे नीलगिरी तहर है तो नीलगिरी में ही पाया जाता है वो, ठीक है। तो 1500 स्थानिक प्रजातियां और उनकी कम से कम 70% प्रजातियां नष्ट हो चुकी हों, इसका मतलब खतरा भी बहुत बड़े पैमाने पर है। तो ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया जाता है। नॉर्मन मेयर्स करके एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये टर्म दिया था, ठीक है। तो वह जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की विविधता प्रचुर मात्रा में होती है और उन पर विनाश का खतरा भी रहता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में। हॉट स्पॉट हेतु मानदंड मैंने बता दिए कि कम से कम 1500 संवहनीय पौधों की स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए, पौधों की, ठीक है। और कम से कम 70% मूल प्राकृतिक वनस्पति जो है ना नष्ट हो चुकी हो। इसका मतलब है कि केवल ये वनस्पति और पौधों पर बात हो रही है, जंतुओं पर बात नहीं हो रही है। दुनिया में कुल टोटल 36 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो घोषित किए गए हैं, जिनमें से 4 भारत में हैं। इनके नाम याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, ये पूर्ण हॉटस्पॉट है। फिर इंडो बर्मा, इंडो बर्मा में इंडिया का पूर्वोत्तर का क्षेत्र बर्मा आ जाता है, और सुंडा लैंड में निकोबार द्वीप समूह आ जाते हैं, उसके आसपास का एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 हैं जो इंडिया में हॉटस्पॉट हैं। अब आ जाते हैं हम दक्षिण पर। दक्षिण में जो सह्याद्री पहाड़ी है ना, अगर यहाँ से हम उठा लें ऐसे करके इंडिया का मैप, तो यहाँ महाराष्ट्र है, गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। यहाँ से जो सह्याद्री श्रेणी के बाद से जो पूरा शुरू होती है श्रेणियाँ, ये आ जाती हैं आपकी क्या, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट का अगर पश्चिमी किनारा है, यहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि मानसून ही यहीं से आता है, केरल से एंटर करता है। जबकि यहाँ की पश्चिमी घाट की जो ढलान वाली पूरब वाली क्षेत्र है यहाँ का, यहाँ पर वर्षा कम होती है। तो यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा है जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर, लेकिन उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर खतरा भी है, क्योंकि औद्योगिक गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा हुई हैं, इतना ज़्यादा खनन वगैरह हुआ है कि अब इसको बहुत ज़्यादा खतरा है। इसके लिए समय समय पर क्या हुआ है, कमेटियाँ बनी हैं। तो एक कमेटी बनी थी गॉडगिल कमेटी, 2011 में रिपोर्ट दी इन्होंने, और इन्होंने बोला था कि पश्चिमी घाट का 2/3 कम से कम 67% हिस्सा को क्या है, इको सेंसिटिव एरिया ESA घोषित कर देना चाहिए। जब किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव एरिया घोषित किया जाता है, इसका मतलब है वहाँ पर जो औद्योगिक गतिविधियाँ बहुत कम हो जाती हैं, माइनिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती है ना, मतलब हर चीज़ के लिए एक तो परमिशन चाहिए और कुछ चीज़ें तो पूर्णतः प्रतिबंधित रहती हैं। अब लेकिन जब 2/3 पश्चिमी घाट बहुत बड़ा हिस्सा है और 2/3 क्षेत्र को आप एकदम ब्लॉक कर दोगे, तो विकास भी तो चाहिए ना, रोड डल पाएगा वहाँ पर, ना चीज़ें हो पाएंगी। तो फिर इस पर विवाद हुआ, फिर एक कमेटी बनी कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इसरो के हेड रहे हैं, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई 2020 वाली, उसके भी हेड कमेटी के यही थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो इको सेंसिटिव एरिया है पश्चिमी घाट का, इसका क्षेत्रफल 67% से कम करके 37%
कर दिया जाए, क्योंकि 67% वाला लागू हो नहीं पा रहा है। कम से कम ऐसा काम करो जो लागू हो जाए पूर्णतः। अब अगले टर्म पर आते हैं। अगला टर्म है होप स्पॉट। ये नॉर्मली रहता नहीं है बुकों में। होप स्पॉट क्या होता है? सिल्विया अर्ल करके एक वैज्ञानिक थी, इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला कि समुद्र में वैसे क्षेत्र जिनका संरक्षण बहुत जरूरी हो गया और जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें होप स्पॉट्स बोल देते हैं। बस इतना ही। भारत का जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप, इसके आसपास के एरिया को होप स्पॉट 2013 में घोषित किया गया था। फिर एक और टर्म आया है मेगा डाइवर्स देश, मेगा डाइवर्स कंट्री। इसमें क्या होता है? यहाँ पर थोड़े से मापदंड और बढ़ा दिए। जैसे हॉट स्पॉट में 1500 स्थानिक प्रजातियां चाहिए थी, यहाँ पर कितनी चाहिए? कम से कम 5000। 5000 जो हैं वनस्पतियों और जीवों की उच्च सांद्रता वाली क्या है? प्रजातियां होनी चाहिए। दूसरा, समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र भी उसी देश की सीमा में होना चाहिए, यानी समुद्र लगाना चाहिए उसकी सीमा से। तो टोटल दुनिया में ऐसे 17 ही देश हैं जिसे मेगा डाइवर्स कंट्री का दर्जा मिला है, इंडिया उनमें से एक है। तो देख लेते हैं। जातीय विविधता हो, वनस्पतियों तथा जीवों की उच्च सांद्रता वाले देशों को मेगा डाइवर्स देश कहा जाता है। मेगा डाइवर्स होने हेतु प्रमुख शर्तें क्या हैं? कि उस देश में कम से कम 5000 स्थानिक पौधे होने चाहिए। देश की सीमा के भीतर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र होना चाहिए। और भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। अगला टॉपिक है अब हमारा जैव विविधता से संबंधित प्रमुख संस्थान एवं संधियां। अच्छा, कुछ जो आपके अभिसमय और संधियां हैं वो आएंगे आपके जलवायु संरक्षण वाले टॉपिक में। जलवायु परिवर्तन संरक्षण और अभी पर्यावरण प्रदूषण और संरक्षण रह गया। दो ही टॉपिक रह गए अब आपके। पर्यावरण का प्रदूषण, जलवायु को जो परिवर्तन है वो, और फिर दोनों का संरक्षण। क्योंकि दोनों के संरक्षण एक दूसरे से जुड़े हैं, तो जो भी संरक्षण के उपाय होंगे वो दोनों में काम करेंगे। ठीक है। तो कुछ अभिसमय संधियां वगैरह इन दोनों टॉपिक में आ जाएंगे, बाकी की चीज़ें आज आ जाएंगी। ये ध्यान रखना, इतना कंटेंट और इतने तरीके से कंटेंट अगर यूपीएससी की भी क्लास आप लोग देख लोगे वहाँ भी नहीं रहता है, और इतनी इजी लैंग्वेज में तो बिल्कुल नहीं रहता है। तो पहला संस्थान है दुनिया का पर्यावरण से रिलेटेड सबसे फेमस एनजीओ है, और केवल एनजीओ नहीं, सबसे बड़ा संस्थान अगर बोलो तो IUCN है। एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसे UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है, जो पर्यावरण रिलेटेड संस्थान है। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुई थी? 1948 में, फ्रांस के फोंटेनब्लो शहर में। स्थापना अलग हुई थी लेकिन मुख्यालय अलग है। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के गेलेंड में। मुख्यालय भी पूछते हैं, स्थापना का वर्ष भी पूछते हैं, और क्या काम करता है मेनली वो भी पूछा जाता है। भारत में यह जैव विविधता हॉटस्पॉट जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व और निकोबार, चारों हॉटस्पॉट आ गए, द्वीपों पर फोकस करता है। जिसमें इसके कुछ जो परियोजना है उसमें एक मेन परियोजना है इकोसिस्टम्स फॉर लाइफ, E4L। जल प्रबंधन प्रोजेक्ट कई सारे चलाता है। और बियॉन्ड बॉर्डर वाले प्रोग्राम में ये क्या करता है? बिग कैट्स का संरक्षण, जो बड़ी बिल्लियां होती हैं यानी कि टाइगर वगैरह, इनका संरक्षण। दूसरा जो संस्थान है वो है विश्व प्रकृति निधि, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF बोला जाता है इसे, फुल फॉर्म ये है। और हिंदी में ये, हिंदी में कोई नहीं पूछता। ठीक है, इंग्लिश में ही नाम याद होने चाहिए इसके। विश्व प्रकृति निधि यानी कि WWF है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। मुख्यालय इसका भी स्विट्जरलैंड के गेलैंड में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण के क्षरण को रोकना। ये एक रिपोर्ट निकालता है, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट या इंडेक्स। ठीक है, ये निकालता है। इसमें दुनिया भर के पूरे प्लैनेट पे जो लिविंग रहने के लिए जो दशाएं हैं उनमें क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या सुधार, वो सारी रिपोर्ट में रहता है मेंशन। ये किसके साथ मिलकर निकालता है? जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, इसके साथ मिलकर रिपोर्ट निकालता है। ठीक है। तो मनुष्य और प्रकृति के सामंजस्यपूर्ण भविष्य का निर्माण करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। तो जितने भी संस्थान होंगे क्या काम करेंगे? पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, या जैव विविधता का, या जीवों का, या पक्षियों का, यही सब काम करेंगे। अब इसके कुछ प्रमुख कार्यक्रम देख लेते हैं। तो पहला क्या है?
लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकालता है, अर्थ आवर कैंपेन चलाता है। अर्थ आवर जानते हैं ना, अर्थ आवर क्या होता है, लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, तो उस कैंपेन को चलाने के पीछे यही है, दुनिया भर के मेन मेन स्थानों की या शहरों की लाइट्स बंद कर दी जाती है। डेप्थ फॉर नेचर स्वैप, ये सब इसके कार्यक्रम है। भारत में क्या करता है, इंडिया टाइगर, एशियाई हाथी, राइनो, नीलगिरी तहर, इनके संरक्षण के लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाता है। और प्रोग्राम भी चलाता है, जैसे कंजर्वेशन कैटलिस्ट प्रोग्राम, जो घास की जड़ है उसका संरक्षण। उत्तर प्रदेश में रिवर डॉल्फिन का संरक्षण, गंगा नदी जो डॉल्फिन है। फिर अलायन प्रोजेक्ट चलाता है, और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इनके साथ मिलकर क्या करता है, इंडिया वाइल्ड कैट्स प्रोजेक्ट भी चलाता है। अगला चलते हैं, अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। 1972 का जो आपका सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी नैरोबी में, इसका मुख्यालय है। ठीक है, नैरोबी कहाँ है, केन्या में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई, मुख्यालय केन्या के नैरोबी में। इसके बहुत सारे वो चलते हैं ना, चैंपियंस ऑफ द अर्थ का एक पुरस्कार मिला था मोदी जी को, यही निकालते हैं। और भी एक ग्लोबल 500 करके कुछ निकालते हैं। चल रहे प्रमुख प्रोग्राम में पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते, जैसे CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो 1992 का रियो सम्मेलन हुआ था, उसमें 3 चीज़ें कन्वेंशन हुए थे, एक CBD पर, एक UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और एक हुआ था UNCCD। 1992 के सम्मेलन में ही इन तीनों पर निर्णय ले लिया गया था। फिर जैसे ही लोगों ने, कंट्रियों ने अडॉप्ट किया, वैसे ही वो लागू हुए थे। तो लागू होने का वर्ष अलग हो सकता है, लेकिन जब ये सामने आए थे तो वो 1992 का सम्मेलन था। उसी में इन तीनों पर आपस में एक सहमति बनी थी। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो जैसे CBD साइट्स, वैश्विक पर्यावरण डेटा संग्रह और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये समर्थन देता है, UNEP। अब आते हैं जैविक विविधता पर संधि, जो मैंने अभी बात की है, CBD पर, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNCBD। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। इसके कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ और कार्य योजना, पार्टियों के सम्मेलन, कॉप चलते हैं इसके अपने, UNFCCC के कॉप चलते हैं, जो COP29, COP30 आप पढ़ते हो ना, आपको बताना है COP29 कहाँ हुआ था और COP30 अभी हाल ही में हुआ है, तो COP30 कहाँ हुआ था। ठीक है, ये UNFCCC के कॉप हैं। तीनों के अपने अलग अलग कॉप होते हैं। कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पर्यवेक्षक इसके होते हैं, जो सदस्य होते हैं, सदस्यों को बोला जाता है पर्यवेक्षक। जब पर्यवेक्षक मिलते हैं तो उसे ही बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉप। और जिस नंबर का, जैसे 30 हो गया तो अगली साल मिलेंगे तो 31 हो जाएगा। COP21 बहुत फेमस है, आपको पता होगा, पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी इसमें 2015 में। फिर आ जाते हैं और क्या काम करता है, तो कुनमिंग, ये बहुत फेमस है, अभी हाल ही का है, 2022 की घटना है। मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल के कुनमिंग में, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये क्या किया गया, साइन किया गया था। इसमें इनका लक्ष्य था कि 2030 तक, 30x30 क्या है, 2030 तक 30% भूमि, तटबंध, इन सब का संरक्षण और प्रबंधन करना। इसके बाद कार्टागेना प्रोटोकॉल, 2 प्रोटोकॉल बहुत महत्वपूर्ण है, कार्टागेना और नागोया। कार्टागेना में क्या था कि जो भी आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं या जो भी बीज हैं, प्रजातियां हैं, एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं तो उनका एक विनियमन हो, कुछ नियम हो, उस अनुसार हो, और जिस देश में जा रहे हैं वो इस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। नागोया प्रोटोकॉल क्या है, जो भी जेनेटिक प्रजातियां हैं अनुवांशिक रूप से, जैसे सपोज को नीम है, अब नीम से कोई दवा बना रहा है, बहुत सारी दवाएं बनती हैं, जैसे हल्दी है, अब हल्दी से बना दी कैंसर की दवा, तो जिस व्यक्ति ने दवा बनाई वो तो कंपनी बहुत फ़ायदा उठा रही है। जिन लोगों ने हल्दी उगाई, जो शुरुआती रूप से जो जनजातीय समुदाय उगा रहा है, जिसने ये चीज़ प्रकृति को दी, उसको क्या मिल रहा है, तो उनके साथ भी क्या करना पड़ेगा आपको, बेनिफिट शेयरिंग। तो ये क्या है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग वाला है नागोया।
भारत जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का सदस्य है और भारत में एक संस्था बनाएगी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। एक बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर भी होता है। तो ये संस्था काम करती है इसके लिए, सीबीडी के लिए। इसमें क्या होता है, यूएनडीपी के प्रोजेक्ट, संरक्षण और टिकाऊ उपयोग, सब्सिडी को जैव विविधता संरक्षण के लिए पुनर्निर्देशित करने की रणनीति तथा 23 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो इंडिया ने क्या किए हैं, अपने निर्धारित किए, उनको अचीव करना, ये इनका काम होता है। अगली संस्था क्या है, अगली संस्था है जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान। ये हिंदी नाम मत पढ़ा करो, इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिया, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, और शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है वैसे नॉर्मली IPBES। इसमें बस इतना ही जानना है कि किस लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच है, 2012 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। अगली संस्था है कंजर्वेशन इंटरनेशनल, CI। इसमें भी इतना ही जानना है। अभी एक और आएगा, द नेचर कंजर्वेंसी, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काम बहुत सारे करती है, ठीक है। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल की स्थापना 1987 में हुई थी। मुख्यालय इसका अमेरिका के वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित है। अगली संस्था क्या है, द नेचर कंजर्वेंसी। द नेचर कंजर्वेंसी की स्थापना 1951 में, कंजर्वेशन इंटरनेशनल से बहुत पहले हो गई थी, वो 1987 है, ये 1951 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय वहीं पर है, अमेरिका के वर्जीनिया के आर्लिंगटन में। इसके प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोग्राम चलाती है प्लांट ए बिलियन ट्रीज कैंपेन। एक कैंपेन चल रहा है कि 1 अरब पेड़ लगाना, वनों की बहाली तथा जल सुरक्षा। भारत में ये क्या काम कर रही है, तो इंडिया रीजनरेटिव फूड स्केप्स पर एक काम करती है, जिसमें चेन्नई की एक झील है सेबकम झील, इसकी बहाली करना, वनों का डिग्रेडेशन रोकना, यानी वनों की कटाई वगैरह जो भी क्षरण है वो पूरा रोकना, एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना, यानी कृषि के साथ साथ वृक्षों का भी रोपण करना, जल सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। फिर अगली एक संस्था है, वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1922 में हुई थी और मुख्यालय कहाँ है, यूके के कैम्ब्रिज में। भारत में इसकी एक सहयोगी है, इसका नाम क्या है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये जो भारत की संस्था है, हालांकि इसकी एक सहयोगी है, इसकी एक सदस्य है, लेकिन BNHS की स्थापना इससे पहले हो गई थी, काफ़ी पहले, और ये इसका भागीदार है BNHS। इसके साथ मिलकर ये क्या करता है, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करता है। भारत में बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से उड़ के आते हैं, जैसे एक पक्षी है अमूर फाल्कन, गांव स्तर पर संरक्षण करती है। मध्य एशिया में पक्षी के संरक्षण के लिए भारत सरकार का नेतृत्व ये लेती है। एक और पक्षी है जेरडोन कॉर्सर, इसकी रिकवरी, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसके लिए रिकवरी का प्लान और फ्लेमिंगो सिटी कैंपेन, ये सब चीज़ें चलाती है। फिर अगली संस्था है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की स्थापना 1895 में हुई थी और मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में। अधिकांश जो चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है, इसके बाद अगर कोई रिपोर्ट वगैरह निकालती, कोई फेमस काम करती है तो उसका काम, और अन्य संस्था के साथ अगर भारत में कोई परियोजना चला रही तो वो। तो भारत में जो आपकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी है वो क्या करती है, इंडिया शहरी जैव विविधता मुंबई क्षेत्र में काम करती है, एग्रो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, एम्फीबियन मॉनिटरिंग पर एक काम करता है। फिर रामसर संधि, इससे तो सभी वाकिफ होंगे, जितनी भी रामसर साइटें हैं इसी के तहत घोषित की जाती हैं। ईरान का एक शहर था रामसर, 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ और उसी कन्वेंशन में सारे देशों ने क्या है, संधि की कि जो भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनको इसके तहत घोषित किया जाएगा, फिर उनका संरक्षण किया जाएगा। हालांकि ये कन्वेंशन ईरान में हुआ था, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के गिलेंड में है और स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्द्र भूमि का संरक्षण और टिकाऊ उपयोग करना,
आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आगे चल के आ जाएगा इसका उत्तर कि कितनी रामसर साइट्स हैं वर्तमान में। फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे, अब जब ऐसा मैंने बोला 2 फरवरी 1971 को एक कन्वेंशन हुआ था, तो 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। रामसर साइट्स इंफॉर्मेशन सर्विस भी प्रोवाइड कराती है। 18 ट्रांस बाउंड्री साइट्स हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलेट, जितने भी आर्द्र भूमियाँ हैं उनका एक आउटलुक प्रोवाइड कराती है। और इस समय भारत में 96 रामसर साइट्स हैं, लगातार बढ़ रही हैं। यूपी में 10 ही हैं, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 20 हो गई थी, लेटेस्ट आप सभी को बताना है। और कितना क्षेत्रफल है? 13,60,805 हेक्टेयर, जिसमें वेटलैंड कंजर्वेशन फ्रेमवर्क तथा GIZ के साथ वेटलैंड मैनेजमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन शामिल है। फिर अगली जो संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कभी कभी। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसलिए मैंने बोला था फौना एंड फ्लोरा पर ध्यान देना। शॉर्ट में इसे बोलते हैं साइट्स। अब इसका नाम ही बता रहा है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति हैं इनका व्यापार हो रहा है। लुप्त क्यों होंगी? व्यापार हो रहा है, ट्रेड होता है उनकी खाल का, उनके सींग का, उनकी हड्डियों का, है ना। तो इस व्यापार को रोकना, और किसके साथ ही रोकती है? जो इंडिया का है, एक तो CBI भी इसमें बहुत काम आती है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो मैन है, इसके साथ मिलकर रोकती है। साइट्स की स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। भारत साइट्स का सदस्य है। अब इसमें देखो प्रोजेक्ट वनतारा का नाम सुना होगा, अनंत अंबानी, इसमें भी ये हेल्प कर रही है। इसके तहत ही भारत ये सारे काम चला रहा है, हालांकि प्राइवेट है वो सारी चीज़ें। इंडेंजर्ड स्पेसीज का जो ट्रेड है उसको क्या करना? सस्पेंड कराना या रोकना। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉन CMS। बॉन जर्मनी में है, CMS मतलब कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज, ये इसका है, तो CMS बोलते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। पूरा अगर नाम देखें तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, शॉर्ट फॉर्म में CMS बोला जाता है। इतना ही, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज। और बॉन कन्वेंशन है क्योंकि जर्मनी के बॉन में हुआ था। प्रवासी, जितनी भी प्रवासी प्रजातियां हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन है, ये साइबेरिया, रूस के जो उत्तर में साइबेरिया, वहाँ से उड़कर आता है। 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा करता है। इसको मैंने देखा है, जो आपका भरतपुर में है, केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क भी है, यहाँ पर ये आते हैं। ठीक है, तो प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण, जो भी प्रवास करने आते हैं, किसी देश में गए, पता चले पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अभी मैं लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। UAE के जो हेड हैं जायद बिन नाहयान, अभी जस्ट 3-4 दिन पहले पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। यहाँ पर एक क्षेत्र है रहीम यार खान। रहीम यार खान में क्या होता है कि जो राजस्थान और गुजरात है उसकी सीमा लगी है। राजस्थान और गुजरात से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और बहुत खतरे में है, इसकी संख्या लगातार कम हो रही है, ये जाता है वहाँ पर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये उड़ के इस समय पर यहाँ पहुँच जाता है। और ये जो भाई साहब आए थे, इनका शिकार करने आए थे, इस पक्षी का शिकार करके मार के खा के निकल लिए। तो जब कोई माइग्रेटरी स्पेसीज होता है, कहीं पर प्रवास पर जाता है, और जिस देश में गया उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया और ख़त्म कर दिया। तो इसको रोकने के लिए ही है ये आपका CMS की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर संधि 1979 में हुई थी। जर्मनी के बॉन शहर में हुई थी, मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रवासी जंगली जानवरों की प्रजातियों का संरक्षण करना, स्थलीय, जलीय और हवाई प्रवासी प्रजातियों को बचाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। भारत CMS का सदस्य है। यहाँ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक्शन प्लान लागू है। प्रवासी पक्षी जैसे अमूर फाल्कन एक ही पक्षी का नाम है, साइबेरियन क्रेन का संरक्षण, काजीरंगा और केवलादेव का मैंने जिक्र किया। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर मैंने देखा था, बहुत आते हैं भारी संख्या में। राष्ट्रीय उद्यानों में परियोजनाएं इनकी चल रही हैं। फिर अगला जो संस्थान है वो है ट्रैफिक। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म क्या है?
ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में किसने की थी? दो संस्थान है बड़े बड़े, एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और दूसरा IUCN। यही पूछा जाता है कि किस किसने मिलके की थी, तो इन दोनों ने मिलके की थी। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के कैम्ब्रिज में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्यजीव व्यापार की मॉनिटरिंग करना, अवैध व्यापार को रोकना, टिकाऊ व्यापार को बढ़ावा देना। इसके कुछ प्रोग्राम में क्या है? वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ये चलाता है। भारत में जो ट्रैफिक है वो क्या काम करता है? इंडिया अवैध वन्यजीव व्यापार पर फोकस करता है। मतलब इंडिया में ये क्या करता है? वन्यजीव का जो अवैध व्यापार है उस पर फोकस करता है, उसको रोकने के लिए प्रयास करता है, सरकार को अवेयर करता है, रिपोर्ट देता है, एविडेंस देता है। जिसमें क्या है? टाइगर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इनकी ट्रेड को रोकना, राइनो जो होता है इसके सींग की ट्रेड को रोकना, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के साथ मिलकर ये योजनाएं चलाता है। विश्व धरोहर संधि, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। विश्व धरोहर संधि की स्थापना 1972 में यूनेस्को के द्वारा हुई थी। जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जाते हैं उनकी बात हो रही। मुख्यालय इसका कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों का संरक्षण करना, जैव विविधता वाले क्षेत्रों को विश्व धरोहर के रूप में नामित करना। फिर ये वाला अभी UPPCS में इसी साल पूछा गया था प्रीलिम्स में, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। दुनिया का सबसे अमीर जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित NGO है उनमें से एक है और शायद टॉप पर है। इसका अगर फंड की ही बात करो तो $100 बिलियन से ज़्यादा फंड है इसके पास। स्थापना 1991 में हो गई थी, 91 ही माना है उसने, जो आपका UPPCS प्रीलिम्स में है आंसर की आई थी 1991 माना। हालांकि 1992 के रियो सम्मेलन में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था और वहीं से इसको फंड मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना 1991 में हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण आदि पर फोकस करना। जो रियो सम्मेलन के टोटल 5 कन्वेंशन है, 3 कन्वेंशन तो ये हो गए और एक पारे पर मीना माता हो गया, इन सब के लिए यही फंड देता है। जैसे CBD हो गया, UNFCCC हो गया, है ना, UNCCD हो गया। इसके प्रमुख प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से एक जो मेन प्रोग्राम है वो क्या है? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। पाकिस्तान को ये मिल जाता है $100 मिलियन के आसपास। फिर है संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण संधि, UNCCD, अभी मैंने बात की थी ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। इसका भी 1992 में क्या हुआ था? सहमति बन गई थी, लागू हुआ था 1994 में। मुख्यालय जर्मनी के बॉन में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण से लड़ना, सूखे का प्रबंधन करना, मतलब जो मेन मरुस्थल वगैरह है उसको रोकना, कॉम्बट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तथा भूमि बहाली के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना। इसके कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम क्या है? लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, मतलब लैंड का जो क्षरण हो रहा है उसको न्यूट्रल करना, क्षरण रोकना सबसे पहले। ग्रेट ग्रीन वॉल तथा राष्ट्रीय कार्य योजनाएं शामिल है। ये बैच की जानकारी है, जैसा मैंने बोला सबसे पहले आप लोग शेयर कर दिया करें क्लास की लिंक। बैच जिसको भी ज्वाइन करना है देखो वो तुरंत ज्वाइन करे और तैयारी अपनी शुरू करे। जैसे ही क्लासेज आती चली जाएंगी आप लोग देखोगे इतना कंटेंट हो गया, 5 क्लास आ गई, अब ज़्यादा क्लासेज नहीं लगनी है, 4 क्लास और लगेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। और एनवायरनमेंट 5 नंबर का आपका ख़त्म हो जाएगा, फिर आ जाएंगे हम किस पर? आपदा प्रबंधन पर। यही आपके मेन सबसे टफ टॉपिक थे। इसके बाद धीमे धीमे 1 बाय 1 करके चीज़ें पिक करेंगे। साथ में कंप्यूटर भी चल रहा है पेड ग्रुप में और स्कीम भी साथ में ही शुरू होगी। तो ऐसे चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट 3 to 4 मंथ में इसको विद प्रैक्टिस सारा कंटेंट कोर्स आपका ख़त्म करा देंगे। ये बैच है, 399 फीस है। बैच में क्या क्या मिल जाएगा? तो सारी क्लासेज मिल जाएंगी। वैल्यू एडिशन क्लासेज बाद में आती हैं, जब आपका सारा कंटेंट समाप्त हो जाए। तो जो भी करंट में अपडेट हुआ या कुछ नई चीज़ें आई ऐसी जो क्लास में नहीं है वो वैल्यू एडिशन में आ जाती हैं टॉपिक वाइज। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, डेली टास्क, टारगेट वगैरह देने शुरू हो ही गए हैं। फुल टेस्ट लास्ट में होंगे और रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है 2 से 3 दिनों में। तो आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। ज्वाइन कैसे करना है? GS रेवोल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर और इसके बाद ऐप डाउनलोड करना है। ऐप के अंदर स्टोर करके ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर आएगा या ऑल कोर्सेज भी आएगा, किसी पर भी क्लिक करोगे तो आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे। जो भी कोर्स आपको लेना है वो ज्वाइन कर सकते हो। 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट भी है, UPSI भी।
कोई प्रॉब्लम आए इस नंबर पर आप क्या है व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब जानते हैं IUCN की रेड डेटा लिस्ट और IUCN के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। तो IUCN के बारे में पहले भी आप लोग जान चुके हो, फिर से जान लो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस के फॉन्टेनब्लो शहर में स्थापना हुई और मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, ठीक है। दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा वैश्विक पर्यावरण नेटवर्क है जिसमें सरकारें, गैर सरकारी संगठन, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ शामिल हैं। इसकी रेड लिस्ट निकलती है, जिसे रेड डेटा बुक भी कहते हैं, जो प्रजातियों को उनके विलुप्ति जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करती है। मतलब एक इसने 9 श्रेणियां बना रखी हैं। इन श्रेणियों में जो प्रजाति, एक तो हो गया बिल्कुल विलुप्त होना, एक्सटिंक्ट जिसे बोलते हैं, यानी वो खत्म ही हो गई। जैसे भारत में चीता विलुप्त हो गए थे तो वो विलुप्त घोषित हो जाएंगे उस क्षेत्र विशेष में, या दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। एक हो गया जंगल से विलुप्त, यानी जंगल में तो नहीं है लेकिन उनको चिड़ियाघर वगैरह में या संरक्षण गृहों में रखा गया है। तो दो तो ये हो गई। इसके बाद निकलती है, चलो यहाँ पे लिखा ही है, लिखे हुए से ही समझा देता हूँ। 9 इसकी श्रेणियाँ हैं। एक विलुप्त हो गया, इसका मतलब है कोई जीवित व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कोई जीवित जीव नहीं बचा। दूसरा है जंगली में, यानी जंगल में विलुप्त, जिसे बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। इसमें क्या है, केवल कैद, यानी कि चिड़ियाघर में है या प्राकृतिक क्षेत्र, जो उनका प्राकृतिक क्षेत्र है वहाँ नहीं बचा है, उसके बाहर उसको कहीं संरक्षण में रखा गया। तो ये तो 2 चीज़ें तो मतलब समाप्त हो गई। अब जो समाप्त हो गई उनका तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो जो मेन काम शुरू होगा इन 3 पर होगा। यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इसको लिखा होगा जब आप अभी आगे लिस्ट देखोगे CR। दूसरा है संकटग्रस्त, यानी इंडेंजर्ड। और जैसे ही नीचे चले जाओगे खतरा थोड़ा सा, मतलब प्रजाति की संख्या ज़्यादा होगी। जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगे उनकी बहुत कम प्रजाति बचेगी, खतरा बहुत उच्च होगा। जो दूसरे नंबर पे आ जाएंगे, यानी चौथे नंबर पर इंडेंजर्ड, यानी कि इनसे ज़्यादा संख्या होगी, खतरा इनसे थोड़ा कम होगा। और नीचे आओगे तो इनसे ज़्यादा संख्या होगी, खतरा इनसे थोड़ा कम होगा। तो वल्नरेबल पूछ रहा था एक स्टूडेंट ने, किसी ने पूछा था, वल्नरेबल का मतलब है कि विलुप्ति का जोखिम है। इंडेंजर्ड का मतलब है विलुप्ति का जोखिम उच्च है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड का मतलब है विलुप्ति का अत्यधिक उच्च जोखिम है और बहुत कम संख्या बची है। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो इन तीनों से ही आते हैं। इसके बाद जो छठवां नंबर है वो क्या है, नियर थ्रेटेंड, मतलब खतरा है लेकिन खतरे के पास में है, अभी खतरा नहीं। कम चिंताजनक, डेटा अपर्याप्त, जिसका डेटा नहीं है अभी, और जिसका भी मूल्यांकन ही नहीं किया, ये सब प्रजातियां हैं। जैसे कुत्ते वगैरह हैं, अभी इनका किसी को टेंशन नहीं है, बहुत संख्या है तो इनका मूल्यांकन नहीं हो रहा है, किसी चीज़ का भी डेटा ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं पूरी लिस्ट। अब ये लिस्ट किस आधार पर जारी होती है, सबसे पहले ये देखो, जनसंख्या का आकार, आवास की हानि, इन सब पर। सबसे पहले स्तनधारियों में देखते हैं कौन कौन से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। CR मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये प्रजाति क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कहाँ पाई जाती है स्थानिक रूप से, किस उसमें राष्ट्रीय पार्क में या अभ्यारण्य में इसका संरक्षण होता है, सारी डिटेल दे दी। तो पहला है पिग्मी हॉग, जैसे वैज्ञानिक नाम तो वैसे नहीं पूछते हैं, जिसे पढ़ने का ज़्यादा शौक है वो ये भी पढ़ सकता है। स्थानिक स्थान इसका क्या है, असम के घास के मैदान। फिर स्पेसिफिक स्थान देखो तो असम में क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है और नामेरी, यहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला जा रहा है कि ब्रीडिंग के द्वारा इनकी संख्या बढ़ाई जाए। दूसरा है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में ये नामदफा, नामदफा में एक उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, फ्लाइंग फॉक, फ्लाइंग स्क्विरल। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिमालय इसका स्थान है। नामदफा टाइगर रिजर्व में इसका संरक्षण हो रहा है, और यह विशेष रूप से इसकी सुरक्षा के लिए जाना जाता है, जो टाइगर रिजर्व है। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि नामदफा विशेष रूप से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर अगला है मालाबार सिबेट, पश्चिमी घाट केरल की स्थानीय प्रजाति है, और पेरियार टाइगर रिजर्व और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। यानी इससे 2-3 चीज़ें आपको पता चल रही है। एक तो ये पता चल रहा है ये कहाँ पे हैं, ये उद्यान वगैरह भी आ गए, किस विशेष प्रजाति का संरक्षण, फिर प्रजाति के बारे में कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है कि वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद अगला क्या है, कश्मीरी स्टैग यानी कि हंगुल। हंगुल कहाँ, कश्मीर घाटी में पाया जाता है, नाम ही है कश्मीर स्टैग। और मेन ये दाची गांव वाला पूछा गया था किसी एग्जाम में कि कहाँ इसका संरक्षण हो रहा है, तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान।
यहाँ हंगुल प्रोजेक्ट के तहत इसका संरक्षण होता है। फिर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर है बंगाल में जो सबसे बड़ा जगह है इसका वो है सुंदरबन का डेल्टा। तो भारत के विभिन्न जंगल जैसे सुंदरबन में पाया जाता है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना दिया गया वहाँ पर। कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में भी ये पाया जाता है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके तहत इसका संरक्षण हो रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। एशियाई शेर दुनिया में एक ही जगह पाए जाते हैं, गुजरात के जूनागढ़ के पास में है सासन गिर, गिर क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र स्थान जहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं। और ये देखो अभी क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे, अब ये सारे इंडेंजर्ड हैं, थोड़ा सा कम खतरा है इनसे। रेड पांडा पूर्वी हिमालय सिक्किम अरुणाचल प्रदेश में, और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर इसका संरक्षण हो रहा है। खंगचेंडजोंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, और रेड पांडा संरक्षण प्रोजेक्ट यहाँ चलता है। फिर अगला है एक सींग वाला गैंडा, असम और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इसका संरक्षण हो रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, गैंडा संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत इसका संरक्षण किया जा रहा है। फिर एक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लायन टेल्ड मकाक पश्चिमी घाट केरल तमिलनाडु की स्थानीय प्रजाति है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में संरक्षण होता है, और इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नीलगिरी तहर, ये मैंने बताई था, अभी इसका जिक्र हुआ था, पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों की स्थानीय प्रजाति है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा जुड़ा है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। गोल्डन लंगूर असम भूटान सीमा पर पाया जाता है, और चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम में संरक्षण हो। एशियाई हाथी, ये अब देखो इंडेंजर्ड से खत्म होकर अभी आ गए वल्नरेबल पर, थोड़ा और कम खतरा है इनको। भारत के विभिन्न जंगल में पाए जाते हैं, दक्षिण भारत उत्तर पूर्व में। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल है, पेरियार एक नदी भी है, ठीक है, ये इनका प्रमुख स्थान है। दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत इसका संरक्षण हो रहा है। फिर है स्नो लेपर्ड, इसका भी बहुत पूछा, अब बर्फ में पाया जाता है तो जहाँ जो हिमालय होंगे वहीं होगा, तो कहाँ, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। हेमस राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, इससे भी पूछा गया था कि स्नो लेपर्ड कहाँ पाया जाता है, तो हेमस राष्ट्रीय उद्यान में, लद्दाख में। आप लोगों को बताना है, पढ़ाया जा चुका है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के तहत इसका संरक्षण। फिर गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी बोला जाता है, ये भी वल्नरेबल है, पश्चिमी घाट मध्य भारत में पाया जाता है, और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में इसका संरक्षण हो रहा है। फिर आ जाते हैं हम पक्षी की प्रजातियां में। पक्षी में मैंने बोला है राजस्थान का जो राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको रहीम यार खान में वो मार के खा गए। राजस्थान गुजरात के शुष्क घास के मैदानों में पाया जाता है। यहाँ पर एक जैसलमेर में डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नलिया गुजरात में है, एक एरिया है, यहाँ पर घास का मैदान। GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट के तहत इसका कैप्टिव ब्रीडिंग कराया जा रहा है। फिर है सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, यानी इसकी पीठ क्या होती है, सफ़ेद होती है। भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में पाया जाता है, मेन क्षेत्र जो स्थान है वो है रामदेवरा राजस्थान, और असम में इसके संरक्षण क्षेत्र है। फिर जेर्डन कोरसर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट में पाया जाता है। और श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, इसके लिए कोई विशेष अभ्यारण्य नहीं है। नारकोंडम हॉर्नबिल, जिसे हॉर्नबिल भी बोला जाता है, अंडमान द्वीप में पाया जाता है, और इसके लिए नारकोंडम द्वीप अभ्यारण्य अंडमान में है। फॉरेस्ट ऑलिट मध्य भारत के जंगलों में पाया जाता है, और ये सब इंडेंजर्ड आ गए अब। मेलघाट टाइगर रिजर्व में। साइबेरियन क्रेन राजस्थान के आर्द्रभूमि में पाया जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आता है, प्रवासी पक्षी है। ब्लैक बेलीड टर्न नदी प्रजातियां हैं, चंबल अभ्यारण्य में पाई जाती हैं। चीयर फीजेंट पश्चिमी हिमालय ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। निकोबार मेगापोड निकोबार द्वीप समूह में। ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख में पाया जाता है, कौन सा, तिसो मोरिरी वेटलैंड। फिर सरीसृप और उभयचर की प्रजातियां देख लेते हैं। तो इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल है, ये सबसे फेमस है, चंबल वाली। गंगा नदी बेसिन स्थानिक क्षेत्र है, और गंगा नदी की बेसिन की बात हो रही है तो उसमें चंबल वगैरह सब आ जाती है, ठीक है। चंबल अभ्यारण्य मेन स्थान है इसका, नेशनल चंबल सेंचुरी घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत संरक्षण हो रहा। रेड क्राउड रूफ्ड टर्टल कछुए की बात हो रही, गंगा यमुना नदियों में पाया जाता है, चंबल अभ्यारण्य मेन स्थान।
हॉक्सबिल सी टर्टल तटीय क्षेत्र और इसका मेन स्थान कहाँ है? गाहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य। यहीं पर ऑलिव रिडले कछुए भी आते हैं ब्रीडिंग के लिए। मालाबार ट्री टोड पश्चिमी घाट में और इसका मेन स्थान क्या है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। थ्री कील्ड लैंड टोर्टोइस उत्तर नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण हो रहा है। कुछ अन्य प्रजातियां जैसे गंगा शार्क है गंगा नदी में, गंगा नदी संरक्षण क्षेत्र लेकिन कोई विशेष अभ्यारण्य नहीं है। कॉमन सॉफिश तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया या गुजरात के तट में संरक्षण होता है। इसके बाद इंडेंजर्ड में आए तो टॉरटॉर। टॉरटॉर में क्या है? मछली की बात हो रही है। महसीर हिमालयी नदियों में पाई जाती है, कोसी नदी क्षेत्र लेकिन संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। दालचीनी की प्रजाति होती है दो वृक्षों की, एक दालचीनी दूसरा चंदन। चंदन वल्नरेबल है और दालचीनी क्या है? इंडेंजर्ड है। जो दालचीनी है वो वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। चंदन रिजर्व क्षेत्र मतलब कर्नाटक है, थोड़ा तमिलनाडु में भी पाया जाता है। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। जैसा मैंने बोला कि जीएस रेवोल्यूशन या आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर, प्ले स्टोर पर, यहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर चैनल मिल जाएगा और यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे भी बैच ज्वाइन करना है बैच जरूर ज्वाइन करें और नोट बनाएं अपने, जो भी नोट्स बना सकते हैं वो नोट बनाएं। बाकी पीडीएफ तो दी जा रही जिसे आप प्रिंट करा पाओगे। पढ़ते रहो, इस वैकेंसी की तैयारी ऐसी करा देंगे कि जीएस आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी कि यूपी पीसीएस बहुत आसान लगने लगेगा, है ना। इस तरीके से तैयारी हो जाएगी और ये वैकेंसी तो बहुत छोटी बहुत आसान लगेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।